नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र का भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर फिलहाल आज अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शासन प्रणाली के बारे में। यह अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए, इस चैप्टर को वैसे तो कहा जाए तो फेवरेट जो सब चैप्टर है यह है यूपीएससी या फिर यूँ कह लीजिए तो आईएएस का क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर बनते हैं। लेकिन हर पीसीएस की किसी भी स्टेट के पीसीएस की परीक्षा हो, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर वर्ष आए ही आए हैं। तो थोड़ा ध्यान करके और थोड़ा फोकस में रख करके चलिए, कुछ कठिन नहीं है। अगर शासन प्रणाली की बात करें तो 2 तरीके की शासन प्रणाली हम लोग सामान्यतया देखते हैं। एक होती है अध्यक्षीय, जिसको राष्ट्रपतीय शासन बोला जाता है, या फिर एक होती है संसदात्मक, या फिर जिसको बोला जाता है संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इस प्रकार की 2 तरीके की शासन प्रणाली सामान्यतया हम लोग हर जगह देखते हैं। तो इसी के बारे में या इसी से रिलेटेड यह पूरा का पूरा चैप्टर है, और इसी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे इस चैप्टर में। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। बात करते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए ध्वज, बी राजधानी, सी संप्रभुता, या डी शासना अध्यक्ष। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है संप्रभुता। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, कौन कौन से बताइए? राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व होते हैं वह होती है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। हालांकि संप्रभुता यहाँ सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो अगर आप जनसंख्या या फिर भूभाग या फिर सरकार के बारे में देखें तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की भी अपनी एक जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश का भी अपना एक निश्चित भूभाग है, और उत्तर प्रदेश की भी अपनी एक अलग सरकार है। फिर चाहे मध्य प्रदेश को देख लीजिए, बंगाल को देख लीजिए, या कहीं किसी और को देख लीजिए। लेकिन यह सब सरकार, यह सब जो है वह राज्य नहीं कहा जा सकता इनको। क्यों? राज्य का मतलब देश को लिया गया है। ठीक है, अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं या फिर आप पॉलिटी लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको बेहद अच्छे से पता होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो राज्य बोला जाता है वह देशों को या फिर राष्ट्रों को राज्य के रूप में संबोधित किया जाता है आईआर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिलहाल तो इन सबको इस संदर्भ में राज्य नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इनके पास अपनी संप्रभुता नहीं है। यह कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से भारत के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे समूह या फिर राज्य हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य विभिन्न देशों को भी आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, तो संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, 4 आवश्यक तत्व राज्य के होते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक जनसंख्या, दूसरे भूभाग, तीसरे सरकार जिसमें शासन या सत्ता आप कुछ भी कह लीजिए, और चौथी होती है संप्रभुता। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का सदस्य है। दूसरा, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है आपको। कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का सदस्य होने का क्या अर्थ है? सबसे पहले आप इस चीज़ पर विचार कीजिएगा, तभी आपका यह प्रश्न आसानी से हल हो पाएगा। देखिए, जब ब्रिटेन का जब यूँ कह लीजिए तो जब उपनिवेशवाद का दौर खत्म हो रहा था, विभिन्न देशों से राज्य जो है या देश जो है वह विभिन्न प्रकार से अब आज़ाद होते जा रहे थे, तो जिन लोगों ने उपनिवेश बनाए थे, यानी कि जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब के सामने सबसे बड़ा संकट आ गया कि इनकी एक बहुत बड़ी मार्केट वह अब इनके हाथ से जा रही थी। ठीक है, बाजार की तरह उपयोग करते थे ना, या विभिन्न अपने उपनिवेशों का, वहाँ से रॉ मटेरियल उठाते थे, अपना बना माल या अच्छे प्रोडक्ट्स जो है, अच्छे गुड्स जो है वहाँ पे ले आकर के सेल करते थे। बीच का प्रॉफिट ये दोनों तरफ से कमा लेते थे। अब इनका बाजार इनके हाथ से जा रहा था, तो करे क्या ये लोग? तो उसके लिए ब्रिटेन ने एक राष्ट्रमंडल का विचार लाया, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों को शामिल किया गया। ये उन उपनिवेशों की अपनी इच्छा थी कि वह राष्ट्रमंडल के सदस्य बनते हैं या नहीं बनते हैं। बदले में उनको ब्रिटेन के द्वारा कुछ न कुछ छूट दी जानी थी, कुछ न कुछ रियायत भी दी गई थी उस समय।
फिलहाल अभी उतनी रियायत या उतनी छूट नहीं है। ठीक है, तो कुछ न कुछ रियायत, कुछ न कुछ छूट, या यूं कह लीजिए तो कुछ लालच या प्रलोभन दे करके ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों को कोशिश किया कि वे राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहें या बन जाएं। ठीक है, हाल ही में हमने देखा कि मालदीव एक बार राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है, फिर उसने राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्याग दी, फिर वह राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया है, फिलहाल अभी वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ठीक है, तो उनकी अपनी इच्छा थी मालदीव की कि वह राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना चाहता है, नहीं बनना चाहता है, या फिर से बनने रहना चाहता है, या फिर से नहीं बनने रहना चाहता है, या फिर से बनना चाहता है। यह मालदीव की अपनी इच्छा थी। इस पर किसी भी प्रकार के किसी भी देश का दबाव नहीं था, क्योंकि मालदीव एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, तो अब क्या राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार की अपनी संप्रभुता को कम करना पड़ता है? मालदीव के एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करिए। मालदीव अपनी इच्छा से शामिल हो रहा है, इच्छा से हट रहा है। अगर किसी प्रकार का समझौता करना पड़ता तो क्या मालदीव अपने उस समझौते की ढील से यूं ही आसानी से बाहर चला जाता? नहीं ना, कुछ न कुछ उस पर बंधन आरोपित होते, लेकिन नहीं, उन्होंने एक घोषणा की बाहर हो गए, एक घोषणा की सदस्य बन गए। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से संप्रभुता कम नहीं होती, यानी कि कथन नंबर 2 जो है वह गलत है। सिर्फ और सिर्फ कथन 1 सही है। भारत भी कभी न कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था और इस कारण भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य वर्तमान में भी बना हुआ है। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इस कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना पर आधारित एक संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र जो है वह स्वतंत्र और समान है। ब्रिटेन सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी इसमें कोई भी शर्त आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ए लोकतंत्रात्मक, बी अध्यक्षात्मक, सी संसदात्मक, या डी अर्धलोकतंत्रात्मक। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा? सी, लोकतंत्रात्मक नहीं। भारतीय शासन प्रणाली जो है वह संसदात्मक शासन प्रणाली है। हमारी कार्यपालिका जो है वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, शासन प्रणाली की 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। मतलब जो सदस्य संसद का सदस्य है या किसी भी सदन का सदस्य है, वही जो है कार्यपालिका का सदस्य बन सकता है। यदि वह नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर सदन के किसी भी सदन का सदस्य जो है वह बनना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल बताइए ज़रा, तो कमेंट करके आपको बताया गया है इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 5, यानी कि अनुच्छेद 75 के 5 में यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं बना रहेगा। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का सदस्य जो है वह अनिवार्यतः संसद का सदस्य होता है। लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तब भी वह 6 महीने तक मंत्रिमंडल या कार्यपालिका का सदस्य बन सकता है, लेकिन किसी भी दशा में 6 माह के पश्चात वह कार्यपालिका या मंत्रिमंडल का सदस्य बना नहीं रहेगा। ठीक है, तो कार्यपालिका के संसद के सदस्य या व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका या सदन के प्रति उत्तरदायी रहती है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। कहा गया है ना कि मंत्रिमंडल जो है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 75 सब क्लास 3 या फिर अनुच्छेद 75 खंड 3 में यह बात कही गई कि मंत्रिपरिषद जो है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या है, यहीं पर थोड़ी सी बात इस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में भी जानते चलिए, ठीक है। अभी प्रश्न जब आएगा तब आएगा, आप थोड़ा सा जानते चलिए अध्यक्षीय प्रणाली में होता क्या है। संसदीय शासन प्रणाली में आपने देखा कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। कार्यपालिका के सदस्य ही व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ठीक उसके अलग है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष होने के साथ साथ कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति। और राज्य की ओर से सभी प्रमुख निर्णय राष्ट्रपति स्वयं लेता है, ठीक है। और किसी अन्य के सलाह के अनुसार निर्णय लेना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार अपना एक मंत्रिमंडल गठित करता है, जिसको सामान्यतया भाषा में किचन कैबिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किचन कैबिनेट। ज़्यादातर आपने जब ट्रम्प का कार्यकाल या किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल देखेंगे तो उनकी पत्नी हो गई, उनके बेटे हो गए, उनके दामाद हो गए, उनकी पत्नी उनके बेटी हो गई, कोई भी हो गया, किसी को भी ये अपनी इच्छानुसार अपने मंत्रिमंडल में अपना सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है, या मंत्री पद दे सकते हैं। इसी को किचन कैबिनेट संदर्भित किया जाता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है एक मंत्रिमंडल की सहायता से शासन का कार्य करता है। हालांकि वह इनकी भी सलाह के लिए या इनकी भी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। यह भी एक सलाहकारी निकाय होता है और इसका चयन या नियुक्ति राष्ट्रपति की अपनी इच्छानुसार होता है। अब जब राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार करेगा तो यह सभी जो मंत्री होंगे, जो किचन कैबिनेट के जितने भी मंत्री होंगे, वह किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? वह उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं सभी मंत्री, ठीक है। और राज्य सचिव या फिर उसका कोई जो सचिव होता है, वह अपने कृत्यों को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के किसी भी प्रकार से सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। बार बार बोल रहा हूँ तो ध्यान में रखिएगा। और न ही राष्ट्रपति या उसके साथ का कोई भी मंत्री या कोई भी सचिव जो है उसका किसी भी सदन का सदस्य होता है, ठीक है। अगर अंतर की बात करें इस संसदीय शासन प्रणाली या और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के मध्य, तो संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी सरकार होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जिसको राष्ट्रपति बोलते हैं हम लोग, और दूसरा होता है कार्यपालिका प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला। जबकि एकात्मक या फिर राष्ट्रपतीय या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? उसमें एकल सरकार होती है, राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, वही कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है और वही राज्य का भी प्रमुख होता है, ठीक है। और दोनों में भी किसी भी प्रकार का संविधान हो सकता है, फिर चाहे वह लिखित हो या अलिखित हो, इसके बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। संवैधानिक सर्वोच्चता भी होती है, ठीक है। और कठोर संविधान या नम्य संविधान कुछ भी हो सकता है। न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है, नहीं भी, सब सेम आता है, ठीक है। द्विसदनी विधायिका भी हो सकती है, द्विसदनी विधायिका नहीं भी हो सकती है। इसमें कोई ऐसा जो है सोचने विचारने जैसा बात नहीं है। जो मुख्य अंतर है वह है सामूहिक उत्तरदायित्व का, कार्यपालिका का और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का, राज्याध्यक्ष और जो आपका क्या कहते हैं उसको, नागरिकता आप कह सकते हैं। ये तो एकात्मक लक्षण में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न अंतर होते हैं। फिलहाल आइए चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी से आपके सारे प्रश्न हल होने वाले हैं आगे आने वाले कुछ प्रश्न तक। फिलहाल संसदात्मक शासन व्यवस्था में ए, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। बी, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। सी, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। या डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ए, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सी, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। डी, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। आसान है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा कभी भी हटाई जा सकती है, ठीक है। अगर विश्वास हासिल नहीं रह जाता है मंत्रिपरिषद को या कार्यपालिका पर का विश्वास जो है वह खो बैठती है, कार्यपालिका अपना विश्वास लोकसभा में, तो उसको उसके
कार्य संचालन से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आसान है कि नहीं, सिंपल सा समझते चलिए। विधायिका जो है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है या कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों एक ही बातें हैं, कहने का नजरिया फर्क जो है बस अलग अलग है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका की ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ए ग्रेट ब्रिटेन यूके में, बी बेल्जियम में, सी फ्रांस में या डी स्विट्जरलैंड में। तो सर्वप्रथम संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई थी ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रेट ब्रिटेन यूके में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ए वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, सी द्विसदनीय विधायिका है या डी न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। वास्तविक वहाँ पर राजा, हमारे यहाँ वहाँ पर प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, नाम मात्र वहाँ पर ब्रिटेन में राजा, हमारे यहाँ राष्ट्रपति। सामूहिक उत्तरदायित्व बिल्कुल सही। द्विसदनीय विधायिका दोनों जगहों पर है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। तो जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है वह अमेरिका में है, न कि ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में संसद ही सर्वे सर्वा है, यह जानते चलिएगा आप लोग, जबकि हमारे यहाँ संविधान सब कुछ है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनीय विधायिका भारत ब्रिटेन दोनों की ही संसदीय प्रणालियों में लागू है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार। तो हमारे यहाँ नहीं है, तो राष्ट्रपतीय सरकार या फिर अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। संसदीय सरकार है, न्यायपालिका स्वतंत्र है और संघीय सरकार है। बोला गया है ना, भारत एक संघ होगा, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। कभी भी संघ की बात आए तो आप अंग्रेजी वाले ऑप्शन में जा कर के यह जरूर देख लीजिएगा कि फेडरेशन लिखा है कि यूनियन लिखा है। फेडरेशन लिखा है तो ऑप्शन गलत होगा, यूनियन लिखा है तो ऑप्शन सही होगा। हमेशा इंग्लिश वाले पोर्शन में जरूर जाइएगा, जब भी संघ लिखा हुआ कहीं आप पेपर में देख लें, वरना बाद में खेल हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ए धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी संसदीय पद्धति की सरकार, सी संघीय नीति या डी राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। तो ऑप्शन नंबर डी अध्यक्षात्मक सरकार या राष्ट्रपतीय पद्धति सरकार दोनों एक हैं, तो दोनों ही हमारे यहाँ नहीं हैं। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ए लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसी कारण कार्यपालिका जो है वह कार्यपालिका जो है वह सदन के प्रति उत्तरदायी है या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस कारण कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ जो सरकार है वह संसदीय प्रणाली की सरकार है। ठीक है, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में यह बात कही गई है कि मंत्रिपरिषद जो है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए यहाँ पर भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 75 सब क्लास 3 संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, अन्य नाम जानते चलिए, संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।
कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद या यूं कहें तो शॉर्ट में कहें, डायरेक्ट कहें तो लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा कभी भी नहीं होता है। अगर कभी संसद भी लिखा हुआ आ जाए और आईएएस का पेपर रहे तो आप सीना ठोक के उसको गलत कह के आइएगा, ठीक है। लेकिन अगर पीसीएस का पेपर रहे तो थोड़ा सीना सिकोड़ लीजिएगा, ठीक है। और विचार करिएगा अन्य विकल्पों के बारे में भी। अगर अन्य सभी विकल्प गलत होंगे तो आपको ये वाला विकल्प सही करना होगा, ठीक है। कई बार पीसीएस इस तरीके की नाटक करता है तो ध्यान में रखिएगा। आईएएस का रहे तो आप दिल खोल करके उसको गलत कीजिएगा। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ए, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बी, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। या डी, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना बदला नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। लगातार आईएएस प्री आप देखते आ रहे होंगे प्रश्न। यूपी पीसीएस भी है, ठीक है। तो फिलहाल जो सही आंसर है वो बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर ए और बी। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राज्य का अध्यक्ष होता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 75(5) में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष जो है वह राष्ट्रपति होता है और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। सही आंसर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाब है, बिल्कुल उल्टा दे दिया इन्होंने। तो विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है ना। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही हो जाएगा। हमने सारी चीज़ें देखी। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है और कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है अंडर द आर्टिकल ऑफ 75 सब क्लास 3। आइए यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए, शासन की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के द्वारा कंट्रोल्ड होती है या नियंत्रित होती है और न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। कुत्ते पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ए, एक ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। बी, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। या डी,
उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख या फिर गिरते हुए दशा में है। बिल्कुल आंसर साफ है और एकदम स्पष्ट है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि विधायिका के सभी सदस्य हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जनता के प्रति जो है उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए या जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार या फिर संसदात्मक सरकार। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन वैसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडल स्वरूपीय सरकार या संसदीय सरकार का अंतर्निहित सिद्धांत है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। ए राष्ट्रपति में, बी कैबिनेट में, सी व्यवस्थापिका या डी उच्च सदन में। सरकार ही राष्ट्रपतीय पद्धति के बारे में बात की है या फिर राष्ट्रपति पद्धति के बारे में ही जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो ऑप्शन कौन सा होगा? शक्तियां किसमें निहित होंगी? शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। आपको शुरू में ही इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। एकल कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति ही सर्वोच्च शक्ति होता है या सर्वोच्च सत्ता होता है और वह अपने मन से अपने सचिवों या अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसको आप किचन कैबिनेट भी कह सकते हैं, क्योंकि यह ज़्यादातर अपने कुछ खास लोगों को, जैसे कि अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने दामाद को, किसी को भी कुछ भी बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। ए एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। बी इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है। सी सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है या डी यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है अथवा डी नहीं है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4 या डी सभी चारों। चलिए आराम से देखिए। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें एक संसदात्मक स्वरूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। कैसे कह सकते हैं कि हम भारत के लोक से संविधान की शुरुआत होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 2, 3। एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है, शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत है हमारे यहाँ। अंडर दी आर्टिकल ऑफ 50 को देखिए या फिर 245 को देखिए, जहाँ पर 245 से 255 के बीच में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। या फिर अनुसूची 7 को देखिए, जहाँ पर सभी के कार्य अलग अलग बताए गए हैं। 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ नहीं, समवर्ती सूची। नेक्स्ट है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। तीसरा, भारत में लोकतांत्रिक समाज है और चौथा, भारत में एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। यहाँ देखिए, भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संसदात्मक सरकार है, सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है। लेकिन यह एकीकृत शक्ति या यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया है। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी। डीपीएसपी के माध्यम से भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की संकल्पना को अभिव्यक्त भी किया गया है हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? 1 संविधानगत सरकार, बी लोकतांत्रिक सरकार, सी विधि का शासन या डी सत्तावादी सरकार। तो सत्तावादी सरकार हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं, जिसके माध्यम से हम सरकार को बदल सकते हैं। ठीक है,
भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है और यह सत्तावादी सरकार नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होते हैं। ए, भारतीय संविधान से, बी, भारत के राष्ट्रपति से, सी, भारत के प्रधानमंत्री से, या डी, भारत की संसद से। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। केंद्र, राज्य और उनसे नीचे के स्तर किसी को भी संविधान के माध्यम से शक्तियां या प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। कथन है ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण आर है कि भारत का एक संविधान है। कूट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कैसे और किस प्रकार से, तो यहाँ देखिए, कई बार छोड़ दिया मैंने। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए डैश 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 से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप को ही अपनाया गया है। यहाँ का अपना एक लिखित संविधान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे संविधान में राज्यों के संविधान को भी डाला गया है, राज्यों की शक्तियों के बारे में भी बताया गया है, केंद्र की शक्तियों के बारे में बताया गया है, कुछ प्रशासनिक या कुछ संवैधानिक संगठनों के बारे में भी और उनकी शक्तियों के बारे में भी बताया, मतलब सभी के बारे में बता दिया गया है। जबकि अन्य जगहों पर ऐसा नहीं है। वहाँ राज्य के लिए अपना विशेष अलग कानून है और केंद्र के लिए अपना अलग विशेष कानून है। फॉर एग्जांपल आप अमेरिका को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ए, जवाबदेही, बी, पारदर्शिता, सी, कानून का नियम, या डी, रेड टेपिज्म या फिर लाल पीता शाही। ऑप्शन नंबर डी सही है। लाल पीताशाही या रेड टेपिज्म उसको बोला जाता है कि जहाँ पर प्रशासन या फिर यूँ कह लीजिए तो जहाँ पर जो सर्वे सर्वा होता है वह शासक वर्ग या सरकार होती है, वह अपनी मर्जी से अपने सारे कामों को संचालित करती है या अपने आदेशों को जनता पर थोपती है। कह दी तो काम होगा, कह दिया तो काम नहीं होगा। इस प्रकार की व्यवस्था को लाल फीताशाही बोला जाता है। हालांकि पब्लिक एड में जाएंगे तो इसकी एक अलग और बहुत ब्रॉड डिफिनीशन देखने को मिलती है आपको। फिलहाल यहाँ के लिए इसे आप यही समझिए, ठीक है। तो लाल फीताशाही जो है यह गुड गवर्नेंस की विशेषता या गवर्नेंस की विशेषता नहीं होती है, गुड गवर्नेंस की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। गुड गवर्नेंस या फिर सुशासन के अंतर्गत जो चीज़ें होती हैं वह होती है हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मत से निर्णय लेना, दक्षता और प्रभावशीलता। यह सब सुशासन की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है कि कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बहुत से लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे होंगे, यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना ही वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य का प्रमुख उद्देश्य होता है, क्योंकि अधिकतम संख्या में वे लोग भी आ जाते हैं जो कि सक्षम होते हैं, ठीक है। जैसे अंबानी आ गया, अडानी आ गए, यह सब सक्षम है, यह सब अपना कल्याण स्वयं से कर सकते हैं, इनको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ही कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन से देखिए कि कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमज़ोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक या आर्थिक रूप से सुदृढ़ है
वह अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही तर्क सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्रीमी लेयर के सिद्धांत में भी दिया था, जो ओबीसी में एक क्रीमी लेयर वर्ग को डिफाइन किया गया था उसमें, यानी कि पिछड़ों में अगड़ों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। ठीक है, और इसी कारण इनको लोक नियोजन में आरक्षण नहीं दिया गया है। हाल ही में ये सब छोड़िए, ये सब फालतू की बात है क्योंकि वर्तमान में जो किसान समृद्धि योजना है उसमें सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है। यह बात पहले ही प्रिंट हो गई थी बुक। नेक्स्ट है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? ए कल्याणकारी राज्य, बी कम्युनिस्ट राज्य, सी लोकतांत्रिक राज्य या टी पुलिस राज्य। चलिए, यह जो सही आंसर होगा इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को यह शब्द व्यक्त करता है कि राज्य जो है वह हर जगह होता है और यह अंतराल कोई भी नहीं छोड़ता है। यह जो है यानी कि राज्य जो है वह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता हो। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं को संदर्भित होकर के कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही कल्याणकारी राज्य का कार्य उपलब्ध कराने तक से ही कल्याणकारी राज्य की कार्य जो है वह सीमित नहीं हो जाते, बल्कि और भी अधिक और व्यापक अवधारणा होती है कल्याणकारी राज्य की। यह समग्र रूप में या समग्र जगहों पर व्याप्त रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनैतिक समानता या डी साम्यवादी राज्य। साम्यवादी कहाँ का है? चीन का, रूस का। देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनैतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, लेकिन साम्यवाद राज्य के दर्शन का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता या न्याय का उल्लेख हमको उद्देशिका में देखने को मिलता है और कल्याणकारी राज्य का दर्शन हमको भाग 4 यानी कि डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वह सही है? ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है या डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं है, नाम मात्र का राजतंत्र यहाँ पर नहीं है, गणतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं, भारत में सभी को शासन में अधिकार या फिर यूँ कहें तो शासन में भागीदार बनाया गया है। ठीक है, हमारी जो शक्ति है या हमारा जो प्रजातंत्र है वह क्या कहते हैं, प्रजातंत्र कह रहा हूँ, हमारा जो शासन है वह मुख्यतः प्रजातांत्रिक है या फिर यूँ कह लीजिए तो लोकतांत्रिक है, जिसमें समस्त जनता को ही संप्रभु बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ए जनता, बी संविधान, सी संसद या डी राष्ट्रपति। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वह कौन है? संविधान नहीं, जनता है। ठीक है, कैसे? यहाँ देखिए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग या वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है और भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है। जनता के और जो प्रतिनिधि होते हैं वह जनता के स्वामी न होकर के सेवक होते हैं। नेक्स्ट और अगला है कि निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ए संविधान की कठोरता, बी एकल कार्यपालिका, सी व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता या डी अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व है वह है एकल कार्यपालिका। समस्त सत्ता जो है वह राष्ट्रपति में या राज्याध्यक्ष में निहित होती है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका का प्रावधान है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, फिर चाहे वह राष्ट्रपति हो या फिर ब्रिटेन का राजा हो, और एक
क्या कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री चाहे भारत का हो या ब्रिटेन का हो। नेक्स्ट है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है ए कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बी राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, डी ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। तो सभी के बारे में आपको शुरुआत में ही बता दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। ठीक है, जब सदस्य ही नहीं होता है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का तो वह व्यवस्थापिका को भंग किस प्रकार से करेगा, है कि नहीं। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका या संसद को भंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, ए यूगोस्लाविया, बी मिस्र, सी स्विट्जरलैंड या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय जो है वह सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और संसदीय शासन प्रणाली का ब्रिटेन में। ठीक है, देखिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए वह लोगों के द्वारा जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और राष्ट्रपति शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है या डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और आराम से आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने या बदलने का अधिकार है, यही प्रजातंत्र का मुख्य आधार होता है, फिर चाहे वह भारत हो या फिर अमेरिका। ठीक है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये ही प्रतिनिधि जो है शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन का संचालन उचित तरीके से नहीं करते या जनता के मन के अनुरूप नहीं करते, तब जनता चुनावों के माध्यम से उनको सत्ता से बेदखल कर देती है और किसी अन्य को चुनती है, जैसे ट्रंप को हटा करके जो बाइडेन को चुन लिया। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है, ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, बी कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, सी गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को या डी समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो लोकतंत्र जो है वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है और यही लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है। ठीक है, लोग सोचते हैं, विचार करते हैं किस नेता को चुनना है, किस नेता को नहीं चुनना है, अर्थात वह सरकार में निरंतर भागीदारी करते रहते हैं, जो कि एक बौद्धिक कार्य है। देखिए, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिक की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिकों की ज़रूरत होती है, इसीलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। जैसे कहीं राजनीतिक चर्चा हो तो आप वहाँ से यूं ही ना हट जाए कि अरे ये तो राजनीति है, हमें नहीं करना। आपके पास विचार है तो आपका यह कर्तव्य बन जाता है या आपकी यह ड्यूटी बन जाती है कि आप उस चर्चा में भाग लें और एक स्वस्थ विचार वहाँ पर या एक स्वस्थ मानसिकता वहाँ पर विकसित करने का प्रयास करें। ठीक है, आप लोग एक उत्कृष्ट कोटि में आते हैं, एक बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, तो अपने कर्तव्यों से विमुख न होने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है,
बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या डी भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है यहाँ पर राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होता है, चाहे वह अप्रत्यक्ष तरीके से ही हो, लेकिन चुनाव होता है। वह वंशानुगत नहीं है कि प्रणब मुखर्जी के बेटे ही अगले राष्ट्रपति होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने किसी और को चुना और वह अब हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, देखिए, गणतंत्र का आशय यह है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। नेक्स्ट है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, बी देश स्वतंत्र है, सी देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, या डी देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। पहला ऑप्शन सही है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ए संविधान लिखित और अनम्य है, बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, या डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। परिसंघीय की बात कर रहा है तो आपको अंग्रेजी वाला पोर्शन देखना होगा, वहाँ पर यूनियन है कि फेडरेशन है, इसको देखना होगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। इस कारण यह निर्धारित किया जा सकता है कि भारत का संविधान एक परिसंघीय संविधान है। देखिए, कोई राज्य या कोई देश संघात्मक अथवा एकात्मक है, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है, और भारत के संविधान जो है वह परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। भारतीय संविधान कैसा है? ए कठोर, बी लचीला, सी न ही कठोर न ही लचीला, या डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। चलिए, तो हमारा संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों को बहुत मुश्किल से संशोधित किया जा सकता है। उसके तहत जो है कुछ संवैधानिक संशोधनों को अगर संशोधित करना हो तो उसके तहत आर्टिकल 368 के अंतर्गत हमको संशोधन करना पड़ता है। उसमें से भी कुछ विशेष होते हैं तो उनको 50% राज्यों की सहमति के बाद ही संशोधित किया जा सकता है, और लेकिन कुछ अनुच्छेद इतने आसान, इतने सरल हैं कि उनको सदन जो है वह आसानी से संशोधित कर सकती है, जैसे राज्यों के अपने क्षेत्र, उनके नाम, उनके जगह, उनके स्थान आदि के बारे में आर्टिकल 3 से। देखिए, भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ और विशिष्ट उपबंध होते हैं जिनको संशोधन के लिए संसद को विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से न्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट और अगला आर्टिकल है कि भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? ए सामूहिक उत्तरदायित्व, बी न्यायिक समीक्षा, सी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, या डी वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। अंतर पूछ रहा है, समानता नहीं। तो अंतर का जो मुख्य बिंदु है वह न्यायिक समीक्षा है। ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान नहीं है, जबकि भारत में न्यायिक समीक्षा के प्रावधान को स्थापित किया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि ध्यान रखिए ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। जबकि भारतीय संसद की शक्तियाँ एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
नेक्स्ट कथन और कारण के रूप में प्रश्न है। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्शन कुछ ज़्यादा लंबे लंबे हैं। थोड़ा सा आपको समझने का वक्त दे दिया जाए, 2 पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लगभग 70 से 75 प्रश्न हैं। तो कथन ए है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। कूट है ए, दोनों ए और आर सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत परंतु आर सही है। आसान है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। ए और आर भारत में एक संघीय का शब्द आया तो आपको इंग्लिश वाला पोर्शन देखना है, फेडरल है या यूनियन। यूनियन है तो सही है, फेडरल है तो गलत है। ठीक है, तो भारत में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और भारतीय संविधान ने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र का भी प्रावधान किया है। ठीक है, तो दोनों के दोनों ही सही है। हमारे यहाँ केंद्र जो है वह अधिक शक्तिशाली है राज्यों की अपेक्षा। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसमें कई प्रावधान शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। तो ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर को यहीं रोक देते हैं। नेक्स्ट और अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 38 से और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।